हेलो गाइस, वेलकम बैक एंड टुडे वी आर गोइंग टू एंड द चैप्टर। हाँ, लास्ट हमारे पास न्यूमेरिकल्स रह रहे थे कुछ, वो भी एडिशनल एक्सरसाइज के हैं। टेक्स्ट के तो हम लोगों ने कर लिए थे। और ये जो आपको बहुत कुछ ज्यादा भरा भरा सा दिख रहा है कुछ नहीं। एक्चुअल में क्या था कि अपने पास जो रहते हैं ना न्यूमेरिकल्स, जो क्वेश्चंस रह गए थे हमारे पास 6-7 क्वेश्चंस बेटा, उसमें ना ये जो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था। अभी से मैं वीडियो के दौरान समझाता तो टाइम बेकार में लंबा खिंच जाता है ना, वेस्ट हो जाता। तो टाइम तो बहुत प्रीशियस है, स्पेशली फॉर बोर्ड्स। तो बेटा हम लोग स्टार्ट 30 से करते हैं, है ना। मैंने पहले से लिख रखा है, समझा दो एक एक लाइन, नो टेंशन ना लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो पहला क्वेश्चन पढ़ा था 30 क्वेश्चन के, कहता है हमसे 30 क्वेश्चन कहता है ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग थिन वायर ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा विदाउट यूजिंग गॉस। सबसे पहली बात उसने बोला है यूज कूलॉम्स लॉ डायरेक्टली एंड इवैल्यूएट द नेसेसरी इंटीग्रल। यानी कि इसमें आप कूलॉम्स लॉ का इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन गॉस लॉ को नहीं करेंगे। गॉस लॉ हमने निकाल रखा है ना, उससे डायरेक्ट निकल जाएगा। सरफेस बनाकर, गॉसियन सरफेस बनाकर लीनियर चार्ज के ऊपर बनाया था हम लोगों ने। हाँ सर, बनाया था। इसको क्या करेंगे बेटा, इसको ना बहुत सिंपल तरीके से समझना है। सबसे पहले देखो, हमारे पास एक स्ट्रेट थिन वायर है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि मिड पॉइंट है इसका, एक्स और वाई का मिड पॉइंट है, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए पे कोई भी एक पॉइंट ले लिया मैंने, ठीक है। इस पॉइंट पे इस लाइन का एक छोटा सा एलिमेंट उठा लो, छोटा सा एलिमेंट dx मान लिया मैंने इस एलिमेंट को, ठीक है। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा होगा, है ना, ये पूरी लाइन है, यहां पर रखा है मैंने, कह दिया कि लेट dx बी वेरी स्मॉल एलिमेंट। तो यहां से यहां तक का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसे देंगे, E इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो डी क्योंकि छोटा सा एलिमेंट है, dx इसकी वजह से जो इस पॉइंट पे हो रहा होगा। अब मैंने कहीं भी हो सकता है ना, ये तो मैंने मान ली यहाँ पे कर रहा है छोटा सा चार्ज dx है, तो ये मत कहना कि सर डिस्टेंस अलग है, नहीं, ये तो मैं आपको दिखा रहा हूँ छोटे से dx की वजह से। तो ये हमारे पास क्या डिस्टेंस आ जाएगी, ये OZ वाली, ठीक है। और ये dx एलिमेंट है, हाँ जी ये dx एलिमेंट है, और ये जो x है तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। तो x से कंफ्यूज मत हो जाना, ये तो x से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, स्मॉल एलिमेंट dx बहुत छोटा सा। इसकी वजह से हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी E इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। सबसे पहले, अब मैंने वो पूरा लिखा नहीं है, तो के क्यू, सबसे पहली बात क्यू लैम्डा इनटू dx, ये समझ गए ना, चार्ज इज इक्वल टू लैम्डा डॉट dx। अरे यार तो बहुत बार कर चुके हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी में, q इज इक्वल टू लैम्डा डॉट dx हो जाता है। अब लैम्डा e की वैल्यू 1/4 बाय एप्सिलॉन q की जगह लैम्डा बाय dx, q अपॉन r स्क्वायर। अच्छा, r स्क्वायर की वैल्यू यहां से यहां तक का बेटा अंडर रूट में l स्क्वायर प्लस x स्क्वायर आता, और ये फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाया था तो अंडर रूट l स्क्वायर प्लस x स्क्वायर आता, मान लिया मैंने, चलो। पर बेटा इसका भी तो स्क्वायर करता फिर मैं, है ना, क्योंकि r स्क्वायर था कि r स्क्वायर, इसको खोल था रूट हट जाता, तो डायरेक्टली मैंने l स्क्वायर बाय x स्क्वायर लिख रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहां पर देखो, इस पॉइंट पर ये मैंने यहां से लिया है ना, तो जो इफेक्ट आएगा ये थीटा, तो ये वाला डी cos थीटा हो जाएगा, डी sin थीटा। तो कंपोनेंट रिजॉल्व करने आते हैं आप लोगों को बेटा, सिंपल सी बात है कि इस पॉइंट पे जो इफेक्ट रहेगा इधर की वजह से, वो सिर्फ इसकी वजह से रहेगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से रहेगा, पैरेलल वाला इस बार कैंसिल आउट कर देगा। जब हम लोग इधर लेते थे तो हमारे पास पैरेलल वाला रहता था, परपेंडिकुलर कैंसिल आउट करते थे, याद है ना। हाँ, तो इधर वाले में ये वाला हमारे पास रहेगा, यानी कि डी cos थीटा रहने वाला है। तो इस dx की वजह से जो डी cos थीटा वो कितना हो जाएगा, dx मतलब e की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dx cos थीटा। क्यों, ये जो डी cos थीटा है ना, स्मॉल एलिमेंट dx की वजह से, तो e की वैल्यू dx cos थीटा की हम लोग लिख सकते हैं, e की जगह dx cos थीटा भी लिख सकता हूं मैं, लिख क्या सकता हूं, मैंने लिख दिया, लिख क्या सकता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है ओनली परपेंडिकुलर कंपोनेंट इफेक्ट रिमेन्स, द पैरेलल वन कैंसल्स आउट, दैट आई टोल्ड यू। देयरफॉर de स्मॉल एलिमेंट कैसे de होगा, तो de इज इक्वल्स टू लैम्डा dx cos थीटा। अब ये कहां से आया, ये कहां से आया, समझ गया ना, क्योंकि लैम्डा डॉट dx में dx cos थीटा लिख दिया होगा, 4 बाय एप्सिलॉन x स्क्वायर बाय s। इतनी चीज समझ में आती है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसके आगे इस ट्रायंगल को उठा लो बेटा, AZO, इसमें tan थीटा डालो, tan थीटा क्या हो जाएगा, P अपॉन B x बाय L। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू x बाय L, जहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो L tan थीटा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, L tan थीटा, x इज इक्वल्स टू L tan थीटा आ गई। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ये A, इक्वेशन A। नेक्स्ट है, अगर आप इसी इक्वेशन को x इज इक्वल टू tan थीटा को डिफरेंशिएट कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ थीटा, तो dx अपॉन d थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, sec स्क्वायर थीटा। इट इज L sec स्क्वायर थीटा, तो dx की वैल्यू आ जाएगी यहां से L, ये L है बेटा, L sec स्क्वायर थीटा d थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं, थीटा को मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास देखो बेटा ये वाली टर्म x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है, x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है। अब हमारे पास x की वैल्यू क्या है, L tan थीटा, तो यहाँ पे x की जगह L tan थीटा रख दो, तो x
स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर प्लस ये क्या दे देंगे एल टेन थीटा उसका स्क्वायर, तो एल स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, एल स्क्वायर कॉमन ले लो तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा। ये तो पढ़ रखा है आप लोगों ने, 10th में ही पढ़ा है। वही लोग कह रहे होंगे सर हमारे पास मैथ थे तो 9th में भी है। एल स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा हो गया। अब इनकी वैल्यू देख दो, इसकी एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की, और फर्स्ट इक्वेशन में किसकी निकाली हुई हमने tan की x की, जिसकी भी निकाली है ना। अब जब आप वैल्यू रखोगे फर्स्ट एंड सेकंड इन इक्वेशन ए में रखो, है ना। अब देखो बेटा dx की वैल्यू क्या आई है l sec स्क्वायर थीटा d थीटा, तो dx की वैल्यू मैंने यहाँ पे ये पुट कर दिया sec स्क्वायर d थीटा d थीटा, तो लैम्डा l sec स्क्वायर थीटा d थीटा cos थीटा आ जाएगा। और इधर की तरफ हम लोग लिखेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट l, हमारे पास आया था ये l स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की वैल्यू क्या है पता है, बोले यार तो सब दिख रहा है आपको, l स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की वैल्यू निकाल रखी है, क्या आई थी l स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा से sec स्क्वायर थीटा गया, l स्क्वायर से क्या कर, तो आपके पास फाइनली क्या बचेगा लैम्डा cos थीटा d थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट l। अब देखना यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी ये है कि जो लेंथ ऑफ वायर है ना, इसको हम लोग इंटीग्रेट अगर कर देते हैं तो कहां से कहां तक करेंगे, इंटीग्रेट अगर हम लोग करेंगे तो कहां से कहां तक करेंगे। बेटा ये देखना इंटीग्रेशन होगा ये 90 डिग्री है ना, तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला, ये जो इसका x से आ रहा है ये हम लोग कह सकते हैं -π/2 कह सकता हूं ना, नेगेटिव वाला पोर्शन। सिमिलरली ये वाला जो पोर्शन है ये प्लस y तक, ये वाला कितना हो जाएगा +π/2, समझ गए। तो -π/2 से मैंने मान लिया कि वायर की जो लेंथ है इसकी इतनी लंबी है कि हमको वैल्यू जो दे रखी है -π/2 से +π/2 दे रखी है, समझ आती है। तो बस लेंथ ऑफ वायर एक्सटेंड्स फ्रॉम -π/2 से +π/2, 90 डिग्री पे तो हो गए, तो -π/2 90, इधर 90, इधर 90, हमारे पास हो गया -π/2 से π/2 तक। अब इन दोनों वैल्यूज के बीच में इंटीग्रेट कर दिया तो हमारी लोअर लिमिट हमेशा ये वाली रहती है और अपर लिमिट हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी। तो इंटीग्रेट कर दो dE1 यानी कि जो हमारे पास वैल्यू है ये वाली फटाफट से, तो dE के इक्विवेलेंट dE1 लिखो या dE लिखो कोई दिक्कत नहीं है। dE क्योंकि 1 और 2 इसके टर्म्स में थी, छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है। dE इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर ले लो, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन बाहर ले लो, cos थीटा d थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा हो जाएगा। एक स्टेप में खा गया उसको मैंने cos थीटा d थीटा को मैंने sin थीटा लिखा, तो आएगा ही। तो sin थीटा की वैल्यू -π/2 से +π/2 तक इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेशन के दौरान बेटा जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे आ जाएगा sin ब्रैकेट π/2 माइनस π/2, ये अपर लिमिट है ना बेटा, ये अपर लिमिट है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट sin π/2 sin 91 -90 -1, समझ गए ना। अरे जैसे ये sin -π/2 -1 होगा ना, तो माइनस माइनस -1 हो जाएगा, तो माइनस प्लस हो जाएंगे तो 2 आ जाएगी। तो E इज इक्वल्स टू लैम्डा एप्सिलॉन नॉट इनटू 2 आ गई, तो E की वैल्यू कितना आ जाएगा 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट l से कट जाएगा, तो हमें ये सॉल्व करना था कि E की वैल्यू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l। अब देखो समझाने में इतना टाइम लग गया, अगर मैं इसको लिख के क्या कर रहा था बेकार टाइम वेस्ट है ना, और अपना टाइम तो वेस्ट हमें करना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 25 पे आते हैं सीधा। A oil drop of 12 axis electron is held stationary। हाँ आपकी बार हमसे कह रहा है कि ऑयल ड्रॉप है और वो स्टेशनरी है हमारे पास, है ना। अब स्टेशनरी किस में दे रखा है, फोर्स में दे रखा है, फील्ड में। इज हेल्ड स्टेशनरी, एक मिनट में पढ़ लेते हैं फटाफट से। अंडर अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2.55, ठीक है, इनटू 10⁴ इन मिलीगन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट द डेंसिटी इज इतना, रेडियस कितना होगा। अरे ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स, देखो कुछ भी नहीं है यार, उसने हमसे कह रखा है कि वो दोनों आपस में बैलेंस करते हैं, है ना। अगर मिलीगन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट्स आप कर रहे थे तो उसमें जो ऑयल के ड्रॉप हैं छोटे छोटे उस पे चार्ज बैलेंस हो रहे हैं, बिल्कुल। इज हेल्ड स्टेशनरी अंडर अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये कुछ इसका भी कुछ ना कुछ फोर्स होगा, छोटा चार्ज तो क्यू होगा ही उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, तो ये मान लो QE इज इक्वल्स टू mg। बैलेंस कंडीशन में तो होता है F इज इक्वल्स टू mg, अरे F इज इक्वल्स टू ma। अब यहाँ पे तो जब नीचे गिर रहा होंगे बेचारे ऑयल ड्रॉप पार्टिकल्स, धीरे धीरे तो g लगेगा, m की जगह F इज इक्वल्स टू mg, और ये q ले लिया मैंने, F को q ही लिख सकता हूँ, इज इक्वल्स टू mg। E की वैल्यू मेरे को दे रखी है, q की वैल्यू तो इलेक्ट्रॉन ही तो है, 12 एक्सिस इलेक्ट्रॉन है, तो q इज इक्वल्स टू ne, छोटा वाला ही, इंटू E इज इक्वल्स टू mg, ठीक है ना। ये दे रखा है, देख लेना 12 एक्सिस इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं। बस अब क्या सॉल्व करना है, इसको हमें रेडियस लेना है लेकिन, है ना, तो इसको चेंज कर दो। 4 अपॉन डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है यार, तो मास को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, क्योंकि रो हमें दे रखा है क्वेश्चन में कि भाई रो निकालिए, मिलीगन्स ऑयल ड्रॉप ऑफ एक्सपेरिमेंट इतना, G इज इक्वल्स टू इतना, E इतना दे रखा है, डेंसिटी ऑफ ऑयल दे रखा है 1.26, इसी को ढूंढ रहा था मैं, कहां चला गया। तो मास की वैल्यू कितनी आएगी, D इंटू V, यानी कि वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो में दे रखा है डेंसिटी,
इंटू जी इज इक्वल्स टू एन, ई एन 12 है, ई की वैल्यू आपको पता है 1.6 × 10⁻19 और ई की वैल्यू भी गिवन है ना, ये भी गिवन है 2 पॉइंट समथिंग इंटू है। तो यहाँ से आर की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, एन ई अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब रो जी और इसका क्यूब रूट लेना है। ठीक है, अप्रॉक्स आंसर दे देना 9 पॉइंट समथिंग आता है। अब चेक कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, विच अमंग द फॉलोइंग कर्व्स कैन नॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस। इनमें से कौन सा डायग्राम ऐसा है जो कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को दर्शाएगा, नहीं दर्शाएगा। तो देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी क्या होती थी कि पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी, नेगेटिव जाके खत्म होंगी, किसी भी सरफेस से सारी परपेंडिकुलर होती हैं। तो पहला वाला डायग्राम तो चलो मेरे लायक ये तो बन जाएगा, ऐसा दिखा रखा है ना। तो देखो ना, कहीं पे ऐसे दिखा रखा है, कहीं पे ऐसे दिखा है, कहीं पे ऐसे दिखा रखा है, तो आप कह देना कि ये गलत है, ये जो डायग्राम दिख रहा है कह देना गलत है। क्यों? क्योंकि हमारे को ये बात पता है कि हर सरफेस से जो निकलता है वो नॉर्मल होता है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है नॉर्मल होता है उसके, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल नहीं है, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में, इसलिए नहीं बन पाएगा। अच्छा, अगला दे रखा है एक प्लस है, इससे इधर बाहर निकल रहा है, इधर बाहर निकल रहा है, और इधर ऐसे 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 कई सारे आ रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है हमारे पास प्लस है ना, प्लस है। तो भाई अब की बार क्या दे रखा है इसमें, फिर ऐसे दे रखा है। तो देखो कह रहे हैं ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? कि प्लस पे जाके चार्ज लेना खत्म नहीं होगा, प्लस पे चार्ज जाके खत्म नहीं हो सकता, तो ये भी गलत है, पॉसिबल नहीं है। अच्छा, थर्ड वाला क्या पॉसिबल है? तो देखो थर्ड वाला तो जब मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कराया था, तो ये तो हमारे पास पॉसिबल था ही, ये ग्राफ बिल्कुल पॉसिबल है। और यहाँ पे कहीं पे एक नल पॉइंट भी आएगा, पता होगा ना आपको, नल पॉइंट रहता है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। ठीक है ना, तो ये हमारे पास पॉसिबल है थर्ड वाला। अच्छा, फोर्थ वाला क्या कहता है? फोर्थ वाला पॉसिबल है, तो आप कह देना फोर्थ वाला सर ऐसा है हमारे पास, एक ये है और एक ये है। मैं डायरेक्ट बना दूं, क्यों पॉसिबल नहीं है भाई, कुछ हमारे पास ये दे रखे हैं और इसकी वजह से ये दे रखा है, ये दे रखा है। आप कह देना कुछ लाइंस ऐसी हैं, बहुत सारी लाइंस हैं कि बना देना यार अपने आप, प्लस नहीं है सारे, हाँ प्लस है, तो आप कह देना ना ये इंटरसेक्ट कर गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सिंपल सी लॉजिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर गई सर। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, इस पॉइंट पर ये दो डायरेक्शन दिखा रही हैं, और टू डायरेक्शन एट अ पॉइंट इज नॉट पॉसिबल। वेरी सिंपल। व्हाट अबाउट द फिफ्थ वन? फिफ्थ वन में कुछ ऐसा है कि भैया ये तो हमारे पास प्लस साहब है, ये हमारे पास माइनस साहब है। ठीक है, प्लस से निकले माइनस पे गए, प्लस से निकले माइनस पे गए, माइनस 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 सभी इसके अंदर आ रहे हैं, सभी इसके अंदर आ रहे हैं, है ना, प्लस से सभी भाग रहे हैं। ये बात तो भाई माननी पड़ेगी कि ये तो बिल्कुल सही है ना, कि भाई ये तो हमारे को बिल्कुल सही दे रखा है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर यहाँ पर भाई साहब ने एक क्लोज लूप दिखा रखा है, और मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी बताते वक्त कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म्स अ क्लोज लूप, देयरफॉर इट इज आल्सो नॉट पॉसिबल। सो इन द गिवन फिगर और ऑफ द ABCDE, I think only the one has got the correct representation of electric field and it was 3. See in my book whatever I am having this है, हाँ, तो कमेंट ना आ जाए कि भैया कुछ चेंज हो गया ना थोड़ा सा, नहीं तो काफी पुरानी बुक है, पता नहीं जब मैंने पढ़ी होगी शायद तब की होगी। चलिए 1.27 की तरफ चलें। 1.27 कहता है इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द z डायरेक्शन, यानी कि हमसे कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारे पास z डायरेक्शन में है। ठीक है, एट it is not constant but increases uniformly along the positive z direction at the rate of 10 raised to the power 5 न्यूटन पर कूलम। देखो ये पॉजिटिव z डायरेक्शन में 10 raised to the power 5 प्लस 5, हाँ 10 raised to the power 5 न्यूटन पर कूलम के हिसाब से बढ़ रहा है। What are the force? हमसे पूछा है, शायद रब इट ऑफ, वरना कंफ्यूजन होती रहती है ना कि इतना, हाँ जी टेंशन ना लो यार। देखो पढ़ना तो बहुत आसान से ही है, कोई दिक्कत नहीं। एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस होते हैं यार, ये थोड़े से ऐसे होते हैं, बस एडिशनल आए हैं, थोड़े से पसंद नहीं आते कई जनों को, लेकिन हमारे को आते हैं भाई, बहुत सिंपल। ठीक है, तो 10 raised to the power 5 न्यूटन, और क्या दे रखा है हमें, कामयाब जनाब, एट द रेट ऑफ 10 raised to the power 5 व्हाट आर द फोर्स एंड टॉर्क एक्सपीरियंस बाय सिस्टम। आपसे पूछा है फोर्स कितना होगा, टॉर्क कितना होगा, हैविंग अ डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट कितना दे रखा है, 10 raised to the power -7 सेंटीमीटर इन द नेगेटिव z डायरेक्शन। अच्छा, डायपोल का जो मूवमेंट है वो इस तरफ है ना, जो हमारे पास टॉर्क है 10 raised to the power -7 इन द नेगेटिव z डायरेक्शन। ठीक है, तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख ही सकता हूं ना, क्योंकि बेटा -10 raised to the power -7 हो गया ना, तो नेगेटिव डायरेक्शन को दिखा रहा है। अब देखो बेटा, ये कह रहा है कि मेरे पास ये जो फील्ड है ना, फोर्स है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स है, कहां चला जाता है यार इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो फील्ड है ना, ये 10 raised to the power 5 के रेट से इंक्रीज कर रहा है।
यानी कि मेरे को कह रहा है कि डीई बाई डीएल जो है ना जनाब, ये आपका 10⁵ न्यूटन पर कूलम है। मैंने कहा ठीक है। और कहता है आपका डायपोल मोमेंट होता है ना, डायपोल मोमेंट क्या होता है? चार्ज इनटू लेंथ, क्यू डॉट डीएल, जिसको हम लोग पी लिखते थे यार, 2aq यार, इतना क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? सब कुछ वही है, 2aq लिखते थे हम लोग, इस तरह यहाँ पे डीएल लिख दिया, ठीक है, छोटे एलिमेंट की वजह से डीएल लिख देते हैं। अब क्यू इंटू डीएल कितना दे रखा है? -10 नेगेटिव डायरेक्शन दे रखा था इंटू -10 इंटू 10⁻⁻7 है ना, सिंपल सा। अब मैं ये कहता हूं कि भैया फोर्स निकालना है, तो F इज इक्वल्स टू क्या होता है? Q डॉट डी, छोटे से केस Q डॉट डी निकाल दो फिर फटाफट से। अब ये हम लोग डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, मैथ्स में एक छोटा सा एजम्पशन होता है, क्या कि बेटा आप डीएल की मल्टीप्लाई और डीएल का डिवाइड कर सकते हो अपनी मर्जी से। हाँ सर, क्योंकि बेटा 1 ही आएगा ना, कर सकते हैं। अब इसमें आंसर लाने के बाद इंटू टू कर दो तो कोई दिक्कत आ जाएगी नहीं, लेकिन हमारा काम बन जाएगा। क्या करोगे यहाँ पे? इंटू डीएल और यहाँ पे इंटू डीएल। अब देखो फटाफट से, डीई बाई डीएल और क्यू डॉट डीएल, इन दोनों की वैल्यू मेरे पास, क्यू डॉट डीएल की वैल्यू -10⁻⁻7 और डीई बाई डीएल की वैल्यू 10⁵5। डीई बाई डीएल जो है ये 10⁵5 हो जाएगा, और ई की वैल्यू क्यू डॉट डीएल ये ना, इसकी 10 ये मल्टीप्लाई में -10 इंटू -7, तो कितना आ जाएगा? -10⁻²। फोर्स की वैल्यू आ गई इतना न्यूटन। अब हमसे पूछा टॉर्क। अब देखो ना बेटा, फोर्स नेगेटिव जा रहा है, यानी कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड था उसके नेगेटिव जा रहा है। ये देखो ना, इस तरफ आ रहा है फोर्स का मैग्नीट्यूड, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? ये वाला 180 डिग्री। तो आपका जो टॉर्क लगेगा, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? P sin थीटा। ये भी है ना, तो लगाओ फटाफट से, P की वैल्यू डालो, E की वैल्यू डालो। अबे नारायण को कुछ मत करना बेटा, sin थीटा तो 180 हो गया ना, तो 0 हो जाएगा ना, टॉर्क इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, वैल्यू मत डालने बैठ जाना, क्या करोगे वैल्यू डाल के? हाँ लिख देना, खुजली है मेरे तो लिख देना, मेरे तो थी नहीं, मैंने तो P वैल्यू निकाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन यार कंसेप्चुअल है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को, कि अ कंडक्टर ए विद कैविटी एज शोन इन फिगर। यार एक तो ना ये डायग्राम मेरे को एनसीईआरटी के इतने प्यारे लगते हैं, क्योंकि मेरे से गोला तो बनता ही नहीं, गोला बना तो भी ऐसे बनते हैं, तो बड़ा मजा आता है। क्योंकि भाई एनसीईआरटी ना कभी किसी जमाने में जब बनाई गई होगी, तो मेरे जैसे बच्चों को ध्यान में रख के बनाई गई, जो डायग्राम नहीं बना सकते ना वही बनाते हैं। ये देखो आड़े बनाने का कोई बड़ी बात है नहीं। चलो अब इसमें क्या कहता है? कंडक्टर ए विद कैविटी। अब ये हमारे पास एक कंडक्टर है ना, ये ऐसा कुछ कंडक्टर है, और इसके अंदर कैविटी है साहब के पास। कंडक्टर ए, ये पूरा एक कंडक्टर है ना, कहीं से भी ले लो, और इसके अंदर एक कैविटी है छोटी सी। ठीक है, ये कहता है इस गिवन अ चार्ज क्यू, इस कंडक्टर को हमने चार्ज दिया क्यू, कैविटी को कुछ नहीं दिया। शो दैट द एंटायर चार्ज मस्ट अपीयर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। अच्छा हमें दिखाना है पहले केस में कि सारा का सारा जो चार्ज है ये आउटर सरफेस पे जाता है। ठीक है, चलो अब मैं मान के चलता हूं कि भाई इसकी वजह से जो नेट चार्ज है, गॉस लॉ यूज करो ना, गॉस, फाई इज इक्वल्स टू क्यू टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। तो हमें होता है, ये भी पता है, तो फाई इज इक्वल्स टू, अगर मैं क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट लगा दूं, तो यहां पर ये क्या कहता है? यहां पर क्या कहता है कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं इनसाइड द कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, E इज इक्वल्स टू 0 है ना बेटा, ये तो हमने पढ़ा था ना कि सारा चार्ज इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, अंदर तो कुछ रहता ही नहीं है। तो अगर इनसाइड द सरफेस कंडक्टर, इसको मैं E दे सकता हूं, फाई इज इक्वल्स टू E डॉट ds इज इक्वल्स टू क्यू टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, ये सब तो हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास तो ये क्या होता है बेटा? फाई इज इक्वल्स टू क्यू टाइम्स एप्सिलॉन नॉट होता है। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी? E डॉट ds को इससे रिलेट कर दो, और हमें पता है कि इनसाइड द कंडक्टर E इज इक्वल्स टू 0, तो E इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब हमारे को ये भी पता होना चाहिए कैसे होगा, इसे इनको इक्वल रख दो, E डॉट ds इज इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। वेरी सिंपल। अब E 0 है, क्योंकि इनसाइड द कंडक्टर है, तो 0 इज इक्वल्स टू Q टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब हमें पता है ना एप्सिलॉन नॉट तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब Q ही 0 भी रहा होगा। एप्सिलॉन तो फिक्स वैल्यू है ना, इसलिए 0 नहीं हो सकती, इसका मतलब चार्ज ही 0 है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो नेट चार्ज है पूरा का पूरा ये सरफेस पे आ गया है।
क्योंकि अंदर तो हमने जीरो कर दिया ना, तो हम दिखा दें कि अब ऐसा भी तो सकता था इसकी वजह से कुछ चार्ज दिया हो, लेकिन ये प्रूफ हो गया कि अंदर कोई चार्ज नहीं है। जीरो जो है वो इस क्यू का अंदर मान लिया है तो जीरो है, ठीक है ना। अगला क्या कहता है, बी अनदर कंडक्टर बी, अब एक और कंडक्टर दिया है हमने, है ना, बी विद चार्ज क्यू इज इंसर्टेड इन द कैविटी। इस बार इस कैविटी के अंदर घुसा दिया, ये कैविटी थी, इसके अंदर एक मैंने बी, ये कंडक्टर है, ठीक है ना, इसके ऊपर चार्ज है कितना, क्यू, क्यू। अब इसको मैंने इस तरीके से रखा कि ये इंसुलेटेड है ए से, यानी कि ए की वजह से इसको कोई फर्क नहीं आया, ये इंसुलेटेड है, ठीक है ना। तो शो करना है हमें कि इसके आउटसाइड के जो सरफेस है, इसके आउटसाइड का सरफेस है, ये कितना है चार्ज, क्यू प्लस क्यू आएगा, ठीक है, कर देंगे। अब देखो बेटा, क्योंकि ये तो आइसोलेशन में है, इसके से फर्क पड़ा नहीं होगा, ये कंडक्टर है क्यू, ये कंडक्टर क्यू है ना, तो ये हमारे पास बी है। अब इस क्यू की वजह से, इस क्यू छोटा सा एलिमेंट मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये छोटा एलिमेंट को, ये अंदर अगर प्लस क्यू करेगा, है ना, ये अंदर प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू रहेंगे, तो इसकी बाहर वाली कैविटी के, मतलब कैविटी नहीं, मेटल के, बी जो कंडक्टर था उसके बाहर क्या आ जाएगा बेटा, जल्दी जल्दी बताओ यार। तो देखो ये वाला हमारे पास क्यू है, ये वाला क्यू है, तो ये माइनस क्यू आ जाएगा ना बाहर, माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू। अब इस माइनस क्यू की वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। बेटा ये तो ऑब्वियस हो गया ना कि इसका जो रहेगा ये पूरा यहाँ पे फैल जाएगा, माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू, ये पूरा फैल गया ना, यानी कि इन कॉर्नर पे क्या हो गया, माइनस क्यू माइनस क्यू। तो हमारे पास इस माइनस क्यू के रेस्पॉन्स से बाहर क्या जाएगा, प्लस क्यू, तो बाहर की सरफेस पे कितना हो गया चार्ज, क्यू प्लस क्यू, यही हमें प्रूव करना था। अच्छा अगला समझ रहे ना, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से यार, इंडक्शन की वजह से हमारे पास इसके ऊपर क्यू था, तो बाहर माइनस आ जाएगा, बाहर माइनस आने की वजह से इस पे प्लस आ जाएगा, सिंपल, और कुछ नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट हमसे क्या कहता है, अ सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट इज टू बी शील्डेड फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन इट्स एनवायरनमेंट सजेस्ट अ पॉसिबल वे। कहता है कि एक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, उसको आपको शील्ड कराना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग करानी है, तो आप कैसे कराओगे, समझ रहे हो ना इतनी बात, तो कि भाई ये हमारे पास आगे कह रहा है शील्ड कराना है, शील्ड कराना है, कैसे कराएंगे, आप कह देना कि सर ऐसा करो, उस सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट को एक मेटेलिक कंडक्टर के अंदर रख दो, सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, तो जैसे ही कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ना, तो ये पूरा का पूरा अपने सरफेस पे ले लेगा और ये सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट बच रहेगा, क्योंकि मेटेलिक है ना, अंदर चार्ज जीरो रहेगा, अभी हमने देख लिया। तो इस तरीके से हम लोग शील्डिंग उसकी करा सकते हैं। शैल वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ hollow charge conductor has a tiny hole cut into its surface. Show that the electric field inside the hole is sigma upon 2 epsilon naught. Okay, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, कंडक्टर है, उसके अंदर हमने कैविटी मार दी छोटी सी, और हमें शो करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होल में कितना है, सिग्मा टाइम्स सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, नॉट सिग्मा टाइम्स सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा वही है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी लगा देंगे, इसमें क्या दिक्कत है। देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी में मान लेता हूं कि ये है, अब इस पे एक छोटा सा कट होल है ना, कैविटी है। अब मैंने मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन द होल इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में निकालना है होल में, ठीक है, तो ठीक है निकाल दो। आप कह देना ये सिग्मा होगा, जो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल्स टू कितना आता है, बोलो भाई, ये तो हमने कर रखे हैं सारे, सिग्मा डॉट डीएस, ये क्यू टाइम्स होता है, क्यू इज इक्वल्स टू सिग्मा डॉट डीएस, ठीक है, ये हमारे पास आ गया बेटा। अब हमारे पास क्या है, गॉस थ्योरम लगा दो पहले तो, पाई इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू कितना है सिग्मा डॉट डीएस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और एक और भी तो होता है ई डॉट डीएस, प्लस ई डॉट डीएस इज इक्वल्स टू सिग्मा डॉट डीएस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, डीएस से डीएस गया तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, सिग्मा टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहां पर बेटा इस कैविटी की वजह से और इस चार्ज कंडक्टर की वजह से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगेगा ना, क्योंकि जो हमारे पास टोटल चार्ज आएगा बेटा ई, वो किस किस की वजह से आएगा, आप कहना सर रेस्ट तो चार्ज ऑफ कंडक्टर जो होगा और इस कैविटी की वजह से, तो मैं मान लेता हूँ इस बिल्कुल इक्वल एंड अपोजिट होंगे ना, तो ऐसे, तो ये सेम होंगे, हम लोग कह सकते हैं ई डैश प्लस ई, क्योंकि इसका और इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड तो वो होगा, लेकिन हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है नहीं, सॉरी मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन तो अपोजिट होगा, इसका बाहर जा रहा होगा इसका अंदर आ जा रहा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी हमें। तो हमारे पास कह दूंगा ई इज इक्वल्स टू ई डैश प्लस ई डैश, अंदर की वजह से, इसकी वजह से ई डैश प्लस ई डैश, ठीक है। तो हमारे पास ई की वैल्यू कितनी जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ ई डैश आ जाएगी ना, तो ई डैश इज इक्वल्स टू ई बाई 2, ई डैश इज इक्वल्स टू ई बाई 2, और ई की वैल्यू क्या थी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट,
सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ई की ई रेज़ टू कितना जाएगी, सिग्मा अपॉन 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। ये प्रूफ करा था ना, सिग्मा अपॉन 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, ये हमने प्रूफ कर दिया। ये क्या हो गया, सिग्मा है ना, समझ जाओ, छोटी मोटी मिस्टेक्स को वो करते जाओ, ठीक है, समझ आता है। हमारे पास कितने बचते हैं, 29 से लेकर और 34 तक, ठीक है। लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा, फिर बोर हो जाते हैं, है ना, कुछ नहीं करने का मन नहीं करता, अगले वीडियो में करते हैं बाकी सारा खेल, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक वीडियो और लग गई यार, एंड करने का सोचे थे पर कर नहीं पाए, कोई दिक्कत नहीं यार, एक वीडियो और बनाते हैं छोटी सी, उसके बाद हम आपको लेक्चर एंड करते हैं, उसके बाद नए चैप्टर पे चलेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।